नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरू में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। हमारा साथ देने के लिए मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से बने हुए हैं। 5paisa.com के रुचित जैन और ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। और मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी वाले दिन बिग मार्केट वॉइसेस में प्राइम सिक्योरिटीज़ के एमडी एन जयकुमार से होगी मार्केट पर एक खास बातचीत। और जयकुमार सर हमारे स्टूडियो में ऑलरेडी आ चुके हैं। जयकुमार सर, आ रहा हूँ आपके पास। पहले जरा एक बार मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट में हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं आया है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में ज़्यादा शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली कोलैप्स हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी डिक्लाइन आई। लेकिन निफ्टी एडवांस डिक्लाइन में नेगेटिव हो गया। एक्चुअली नेगेटिव मतलब डिक्लाइंस के फेवर में आ गया। रेशो तो खैर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वो डिक्लाइंस के फेवर में आ गया इस समय। और अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो कुछ स्टॉक्स में अब भारी भरकम गिरावट आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स अब 4.5% नीचे हो गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब 2.5% नीचे है। ओरेकल, पीएफसी, आईआरसीटीसी, आरईसी, लुपिन, ये कुछ स्टॉक्स हैं। डिक्सन टेक, जहाँ पर इस समय स्टॉक्स अब डे लो पर काम कर रहे हैं, तो एकदम से गिरावट आई कुछ स्टॉक्स में। दूसरी तरफ इन्फो एज अभी भी ठीक ठाक गेंस के साथ। यूनाइटेड ब्रूरीज, एनटीपीसी, बलरामपुर चीनी, एबी कैपिटल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी ठीक ठाक तेज़ी मेंटेन कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर और मुथूट फाइनेंस में ऐड कर देते हैं। वीरू जी, ये अब तक की थोड़ी सी समरी थी बाजार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब तक। थोड़ा सा रिट्रेस होकर निफ्टी बैकफुट पे आता हुआ। मानस अमित सेठ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रुचित जैन और सचिन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके यहाँ इस कार्यक्रम में है। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग विनेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है, बट जिस तरीके से निफ्टी का डेटा है, इसका 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 25,400 के आसपास अभी प्लेस्ड है एंड इंक्रीजिंग टेरिटरी पे है। तो मुझे लग रहा है डिक्लाइंस होने के बाद भी मुझे लग रहा है मौके होंगे खरीदारी करने के लिए। जो पहला स्टॉक हमारे रेडार पे है, जहां पर एक काफी अरसे के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन के साइंस आ रहे हैं, वो है एमएनएम। ओवरऑल अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लासिक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा था पिछले 3 महीनों से। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा शेप अप हुआ है, शॉर्ट टर्म एवरेजेस में ऑलरेडी एक अच्छा कन्वर्जन आया था इस हफ्ते के शुरुआत में, उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रहा है। लगभग 2930 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग 2796 के आसपास प्लेस करना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं एमएनएम के फ्यूचर में। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, काफी दिनों के बाद यहाँ पर एक अच्छा टर्न अराउंड नजर आ रहा है, वो है आईटीसी का। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, 500 से 520 के आसपास एक अच्छा क्लस्टर ऑफ कंसोलिडेशन जोन था। ये 500 का जो लेवल है वापस इसने रिकन्फर्म किया है द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड वहां से ही यू टर्न है। तो जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 518 के आसपास का एक इंट्राडे स्विंग बन सकता है, बट पोजिशनली 526 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसीलिए हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 509 के स्टॉप लॉस के साथ। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी अभी दी है। ओके, तो ये हो गई सचिन के पिक्स इस समय की। मानस, आपके फ्रेश आइडियाज इस समय के दो ट्रेड्स। देखिए, दो लार्ज कैप स्टॉक हैं अनुज जी। तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय रहेगी। लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, लेकिन अब कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो भारतीय एयरटेल में 1654 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1720 1720 की टारगेट पॉसिबल है। और एसबीआई लाइफ में भी खरीदारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई लाइफ में खरीदारी करनी है। 1839 का स्टॉप लॉस लगाना है और 1900 के टारगेट सेट करने हैं। कौन 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 के तो यहाँ पे ये ट्रेड्स हो गए। रुचित से दो ट्रेड्स पिक करते हैं। रुचित, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, थोड़ा डिफेंसिव साइड ही फोकस रहेगा फिलहाल। ऑल्दो ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन इवेंट बेस्ड रिएक्शन है, सो आई थिंक ये आधे एक घंटे में सेटल डाउन हो जाए, फिर एक्चुअली मूव्स दूसरे हाई बीटा नेम्स में रह गए। सो डिफेंसिव में एचयूएल में पहली स्टॉक रहेगा जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। रिसेंट छोटे मोटे जो करेक्शंस है उसमें कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल है। 2860 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 2970 के टारगेट्स के लिए। और एशियन पेंट्स का मोमेंटम काफी पॉजिटिव लग रहा है,
यहाँ पे भी लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट्स पे सपोर्ट है, मोमेंटम रीडिंग्स वापस से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दे रहे हैं ओवरसोल्ड टेरिटरी से। सो 3250 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट्स में खरीदारी करें 3400 तक के पुल बैक मूव के लिए। ओके, और अब चलते हैं अमित सेठ के पास आखिरी 2 ट्रेड्स के लिए। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स। जी अनुज जी, ऑलमोस्ट सारे मेरे स्टॉक्स कवर हो गए पिछले जो दिए इन्होंने, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटानिया मुझे पसंद आ रहा है। 6184 का प्राइस है इसका, 6100 के स्टॉप लॉस से लीजिए और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 6300 6350 के। और दूसरा स्टॉक जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है दैट इज अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है। स्टॉक ने पिछले 10-15 दिनों से जब जब ट्रेंड एमआ पे आया एक अच्छा वहां से सपोर्ट दिखाया है, तो इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 6980 का और टारगेट्स रहेंगे 7150 एंड 7200 के। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब जैसा मैं कह रहा था, हमारे साथ प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार जुड़ चुके हैं। कैपिटल मार्केट में कई दशकों का अनुभव रखने वाले एन जय कुमार इक्विटी रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट में बड़ी हस्ती माने जाते हैं। 1992 में इन्होंने प्राइम सिक्योरिटीज़ की शुरुआत की थी और जैसा मैं बार बार कहता रहता हूँ, मैं मार्केट में जो अपने गुरुओं को गिनता हूँ उनमें से एक जय कुमार सर भी हैं। जेक्स, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और आपकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, ऐसे शब्दों के लिए। अभी होपफुली आप ठीक हैं एकदम? या बिल्कुल सही है। ओके, कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट के मूव को, और क्या जो ये रेट कट हुआ, क्या ये एक ट्रिगर होगा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का कि अब सब कुछ बेक्ड इन है, या फिर हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी भी अगर तो वापस रैली आ जाएगी? आपका क्या व्यू रहेगा? नॉर्मली ऐसे इवेंट्स के बाद देखा गया है कि मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि द रन अप हैज़ बीन, एवरी डिप हैज़ बीन बॉट इनटू। तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन वैसी मार्केट में आने की बात चल रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा रोटेशन हो रहा है क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज को पड़ता है। सो इफ़ यू सी दैट ये वाले सेक्टर में ऑलमोस्ट नो सेगमेंट हैज़ बीन परफॉर्मिंग। बैंक्स हैव बीन स्टैग्नेंट, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव गॉट डी-रेटेड, और जो ये NBFCs हैं उन वो भी, अदर देन ये जो बजाज का जो लिस्टिंग हुआ उससे पहले तो NBFCs में भी काफ़ी मतलब गिरावट ही आई है। तो मेरे हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट कट का डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं 2-3 सेक्टर्स हैं। एक कमोडिटीज़ है, एक बैंक्स हैं, एंड टू सम एक्सटेंट आई थिंक डिपॉजिट ग्रोथ में ऑल्सो स्टार्ट पिकिंग अप, जो प्रॉब्लम रह चुका है इंडस्ट्री के लिए। अदर दैन दैट फाइनेंशियल सर्विसेज में जहाँ भी लोगों ने पैसा लगाया वहाँ पर पैसा बना नहीं है, एटलीस्ट नॉट इतना नहीं बना जितना बाकी सेक्टर से बना है। सो एक सेक्टर या एक सेगमेंट है जो मैं जिस पे फोकस करना चाह रहा हूँ, विच इज़ द म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव एसेट्स, exchanges. So slightly under-owned, but at the same time part of the financial अभी services. भी अंडर ओन लगते हैं आपको ये इतनी बड़ी रैली के बाद? बिकॉज इनके फ्लोट्स कम हैं, तो मूवमेंट्स में आपको ऐसा लगता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन हो गया है, whereas most people have not been convinced. तो जैसे ये जैसे आप देख लो वेल्थ मैनेजर्स हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो ऐसे सेगमेंट्स में जहाँ कैपिटल कम लगता हो और डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रेंचाइज के बेसिस में सर्विसेज बिकते हैं। तो मोतीलाल, लीडलवाइस, इस टाइप के स्टॉक्स मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स पे स्पेसिफिक आप नहीं बोल सकते, मैं पूछ रहा हूँ लेकिन। तो उस रेंज में जो स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में मेरे को लगता है अभी भी काफ़ी मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मूवमेंट है रिटेल सेविंग्स का, दैट इज़ कंटिन्यूइंग। जो 3% हम लोग बोलते थे 3-4 साल पहले था, आज वो बढ़ के करीबन 5% के करीब आया है। अभी भी काफ़ी हद तक हम बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 15 से 20% होता ही है जो रिटेल सेविंग्स का प्रतिशत जो मार्केट्स में इन्वेस्ट होता है। तो दिस इज़ द सेकंड। एंड थर्ड इज़ जहाँ कैपेक्स रिलेटेड हो, यानी कि कमोडिटीज़ और कैपेक्स अगर आप मिलाओ कि मिल के अगर आप देखो तो दो सेगमेंट्स जहाँ पर कैपेक्स लगेगा, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हैज़ कम डाउन। और इंडिया में मेक इन इंडिया ले लो, PLI ले लो, दीज सेगमेंट्स नीड कैपेक्स। अगर प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बढ़ता है तो मेरे हिसाब से दिस पर्टिकुलर स्पेस विल बी ह्यूजली बेनिफिटेड, क्योंकि ये जो दौर चला है कि इंटरेस्ट रेट्स की कटौती का, ये अगले 12 से 15 महीने चलेगा।
तो इसमें काफ़ी जो कंपनियां कैपेक्स लगाना चाहेंगी, आई थिंक दे कुड बी बेनिफिटेड इन अ बिग वे। अच्छा, ये थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर ये आ गया, क्योंकि इनके चलने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि बैंकों से डिपॉजिट निकल कर स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में आ रहे हैं। तो लेकिन आपका ये मानना है कि अब बैंक्स भी चलेंगे, मतलब बैंक्स में भी आपको लग रहा है कि वो डिपॉजिट की वरीज जो आ रही थी वो वापस आएगी, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है मुझे। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स घटने लगते हैं तो पीपल ट्राई टू लॉक इन टू लॉन्गर टर्म डिपॉजिट्स, तो थोड़ा बहुत कासा डिपॉजिट्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके। पहले क्या लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स वर कंटिन्यूसली गोइंग अप एंड पीपल फेल्ट कि जो मार्केट से जो गेन्स हैं दैट विल फार एक्सीड दिस। एक तो मार्केट्स का भी लेवल बढ़ गया है, 25,500 के आसपास है, और इंटरेस्ट रेट्स घटने की जो एक दौर जो शुरू हुआ है, तो पीपल विल ट्राई एंड लॉक देमसेल्व्स इनटू लॉन्गर टर्म यील्ड्स। तो इसके कारण मुझे लगता है थोड़ा बहुत बैंकों को फ़ायदा होगा इसमें कि डिपॉजिट्स की जो जिसमें कटौती हो रही थी वो शायद उस स्पीड में ना हो, या फिर यहाँ पर रुक के थोड़ा बढ़ भी सकता है। ओके। एक स्पेस जहाँ पर आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं सेलेक्टिवली, वो है फार्मा। बिल्कुल। और उसमें आपने काफ़ी, आई थिंक डिस्क्लोजर आपने औरोबिंदो फार्मा की बात की थी एक बार, उसमें हमने बहुत शानदार मूव्स देखे थे। इस स्पेस में क्या अभी भी आपको लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट या अंडर ओनरशिप या ट्रिगर्स हैं बड़ी रैली के लिए? जो मूवमेंट आया है फार्मा में, हाँ, परफॉर्मेंस पे आया है, वो परफॉर्मेंस लार्जली यूएस जेनेरिक्स का रह चुका है। इंडिया में पीएलआई वाले भी कुछ फार्मा प्लेस हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो टोटल फार्मा का वेट है इंडेक्स में, वो भी बहुत कम है। वो भी बहुत कम है। तो आज के दिन अगर आप देखो, कोई स्टॉक्स हैं सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, बस उसी से 70-80% का वेट हो जाता है। हाँ। अभी तक क्या हुआ है कि बहुत सारे फार्मा कंपनीज 1 और 2 प्रोडक्ट्स के बेसिस में चल रहे थे, लेकिन द यूएस में अगर आप देखोगे जो शॉर्टेजेस हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं। वो शॉर्टेजेस अभी वॉर कह लो या जो भी कारण कह लो, यूरोप में वो शॉर्टेजेस आ गई हैं। तो जो शॉर्टेजेस यूएस और यूरोप में हैं, दे आर गोइंग टू रिमेन फॉर मेनी क्वार्टर्स। एंड वहाँ पर एक बहुत बड़ा मूव जो चला है कि पेटेंटेड प्रोडक्ट्स से लेके जेनेरिक्स प्रोडक्ट्स के लिए टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट, दैट मूव कंटिन्यूज। एंड सबसे बड़ा ये रीज़न वहाँ पर ये है कि जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती थी जेनेरिक्स में, वो सब बंद हो गई हैं बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स। तो एक रनवे सा बन गया है जिसमें इंडियन फार्मा कंपनीज फॉर द नेक्स्ट आई वुड से 4 to 8 quarters will continue to make money, continue to introduce products, and ये जो PLI का थीम है जिसमें इंडिया विल बी डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ, नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना एक्सेट्रा, वो थीम भी कंटिन्यू करेगा। सो देर आर मल्टीपल टेलविंड्स जो बोलते हैं फार्मा के लिए है। एंड अभी कुछ हुआ नहीं है, परफॉर्मेंस के बेसिस में बड़े हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है, वेटेज कंफर्ट है। ओके, अभी वैल्यूएशन एक्सपेंशन अभी तक आया नहीं है, जो आया शायद नहीं आगे आ है, सकता बिल्कुल है। सही है। हाँ, वीरो। ओके, अच्छा डायरेक्टर साहब एक बार HAL के चार्ट लेके आइए। जय कुमार सर से इसी पर डिस्कशन करेंगे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, जय कुमार जी, एग्जैक्टली अगर आप देखें चुनाव के बाद से और इलेक्शन रिजल्ट्स के आउटकम के बाद, हम वो थीम जिसने CY 23 में 24 के मिड तक काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया, अब सीरियस अनवाइंडिंग है। मतलब मेरे ख्याल से HAL, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस HAL, लगभग 1400 रुपये रिट्रेस हो चुका है, मोर देन 20-25% है। अब आपका व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि मुझे याद अच्छी तरीके से आज से 3 महीने पहले बहुत सारे डिफेंस फंड भी लॉन्च किए गए थे। क्या यहाँ पे सीरियस अनवाइंडिंग, अभी बड़ा लिक्विडेशन लग रहा है आपको पॉसिबल? ये बात एक्चुअली पहले भी हमारी हो चुकी है, जब मैंने ये कहा था कि जब सेक्टर बेस्ड फंड्स आ जाती हैं तो ओवर ओनरशिप का एक शॉर्ट टर्म दौर बनता है जिसमें स्टॉक्स टेंड टू पीक आउट। लेकिन ये सिर्फ HAL की कहानी नहीं है, ये पूरे PSU की कहानी है कि इनटू द इलेक्शंस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओवरवेट वाज इन द PSU स्पेस। आप BHEL ले लीजिए, SAIL ले लीजिए, BEL ले लीजिए, HAL ले लीजिए, most of the themes where over ownership was there, they have corrected 25 to 30%, and the index has actually moved up 12-15% even after the event. तो or maybe 10% after the event. तो ऐसे सिनारियों में आई थिंक इट इज़ अ क्लासिक केस कि जहाँ ओवर ओनरशिप रहा है, सेक्टर फोकस्ड फंड्स आए हैं, सो शॉर्ट टर्म ओवर ओनरशिप इतना हो गया कि परफॉर्मेंस जो भी आए, स्टॉक्स चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, और वही हुआ है अभी।
तो मुझे लग रहा है PSU में अभी भी थोड़ा कंसोलिडेशन बचा है टाइम वाइज, मे बी प्राइस वाइज इतना ना घटे, लेकिन टाइम वाइज अगले 6-9 महीने के लिए तो आई थिंक दिस विल बी अ प्रॉब्लम। प्लस एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हैं, इनके ऑर्डर बुक्स फुल हैं, जैसे डिफेंस स्पेस की आपने बात की थी, इनकी ऑर्डर बुक्स फुल हैं लेकिन एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आर देयर। और ऑल द प्राइसिंग दैट हैड हैपेंड वाज प्राइसिंग देम एज दे वुड से कि वो परफेक्शन के लिए, कि मतलब सब बिल्कुल सही होगा ऐसा प्राइस करके मार्केट चल रहा था आगे। दैट प्लस ओवर ओनरशिप के कारण शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि इसका पीक आउट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी पेन बाकी है सर के मुताबिक, और इमीडिएट अगर आप देखें हमें कोई शायद बाइंग का व्यू रखना नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इन तीनों ही इंस्टेंसेस पे, चाहे वो बजट हो, चाहे वो इलेक्शन आउटकम हो, हमने देखा सर कि FMCG ने हमेशा आके आई थिंक गिरावट में एक लीड ली, मतलब बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया है। निफ्टी FMCG इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे, लुक एट टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, कोलगेट, डाबर, मैरिको, इवन द वर्स्ट परफॉर्मर्स लाइक डाबर एंड मैरिको, उन्होंने इस बार परफॉर्म किया। FMCG पे आपका टेक क्या है सर, और अगर कुछ स्टॉक्स पे टिप्पणी कर पाएँ तो प्लीज़ अपनी राय रखिएगा। स्टॉक्स पे तो खैर टिप्पणी कर नहीं पाऊँगा, लेकिन जो FMCG का स्पेस है उसमें बड़ी सारी कंपनियां जो आपने बोली, इनमें ग्रोथ फिर भी कम है। दे आर मोर एज अ डिफेंसिव प्ले जहाँ पर पैसा हैज मूव्ड इन, सो मनी मूवमेंट हैज़ बीन बिकॉज इट इज़ बीन डिफेंसिव रादर देन बिकॉज ऑफ ग्रोथ। तो डिफेंसिव स्पेस की बात होती है, दो स्पेसेस हम लोग ऑलवेज देखते हैं, फार्मा एंड FMCG। एंड आई थिंक जब भी मार्केट एक शॉर्ट टर्म टॉप की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है तो पैसा इन स्पेसेस में ज़रूर मूव होता है, लेकिन एक ट्रिगर ज़रूर आया है, इंटरेस्ट रेट्स कट के कारण कंजम्पशंस बढ़ सकते हैं, जिसके कारण ये FMCG में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर भी जो ग्रोथ लो सिंगल डिजिट्स में है, शायद बढ़ के मिडलिंग सिंगल डिजिट्स या 7-8% पे आए, मुझे उससे ज़्यादा FMCG एज ए सेक्टर में ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा। एंड प्राइसिंग इज स्टिल एन इश्यू देयर, बट जो डिफेंसिव स्पेस का जिक्र है उसमें मेरे लिए तो एटलीस्ट फार्मा विल बी द बेस्ट प्लेस टू प्ले। बिल्कुल, फार्मा आप कई बार बात हुई है खैर इस सेक्टर की। कुछ और स्पेसेस जहाँ पर आप बुलिश रहे हैं, कुछ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जैसे, यहाँ पर क्या अभी भी वो जो तेज़ी है वो थीमेटिक तेज़ी, क्या अभी भी वो इंटैक्ट है? थीमेटिक तेज़ी के लिए यू हैव टू लुक एट सेक्टर्स जहाँ पर कोई मूवमेंट आया नहीं हो। जैसे अगर आप देखोगे, एक ज़माना था जब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज 4 टाइम्स बुक और 5 टाइम्स बुक चलती थी, ये सब डीरेट होके 1.5-2 टाइम पे आ गई है। जैसी एक बजाज की लिस्टिंग हुई तो पूरा स्पेस में थोड़ा री रेटिंग आया। तो अभी क्या है, मार्केट में नेट पैसा भले ही ना आए बट रोटेशन ज़रूर हो रहा है, लोग पैसा निकाल के बाहर नहीं ले जा रहे। तो अगर आप नेक्स्ट 3-6 मंथ्स की बात करते हो विद द टेल विंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, आई थिंक थोड़ा री रेटिंग जो बैंकों और NBFCs में था वो आ सकता है। सो दैट कुड बी अ गुड प्ले इन टू द नेक्स्ट दिस थिंग। बट इफ़ यू टेक थीमेटिक यू हैव टू लुक एट स्पेसिफिक आइडियाज़। तो जैसे यू नो आई मीन यू कुड टेक much smaller themes like pet care for instance, or you could take a theme like data centers. So you'll have to really hunt out those themes. वो तो अनलिस्टेड में है लेकिन ज़्यादातर। नहीं, उसमें क्या है कि उसमें आपको 10 स्टॉक्स नहीं मिलेंगी, आपको 2 या 3 स्टॉक्स मिलेंगी। एक ज़माना था about 2 years ago जब पॉलिस्टर फिल्म पैकेजिंग कंपनी सब चलती थी। Now all of them are quoting at 4 times EV EBITDA, 5 times EV EBITDA because pricing is an issue, कैपेसिटी बढ़ गया है। तो जहाँ थीम की बात है, केमिकल्स ले लो, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन कंपनीज। और मार्केट का भी ऐसा रुझान ऐसा है कि जहाँ तक स्पेसिफिक स्टॉक्स हो यू कैन स्टिल मेक अ स्टोरी, बट अगर आप सेक्टोरल थीम्स देखोगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज आई थिंक अगर आप कोई सेक्टर में जहाँ 7-8 कंपनियाँ हैं उसमें पैसे डालोगे, शायद 5 में आप पैसा खो भी सकते हो एंड 1-2 में बन जाएगा। सो एक और थीम मैं आपको बताता हूँ, रिन्यूएबल, रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल। So this waste management, reusing of chemicals or extraction of chemicals, reusing, recycling could be a theme. उसमें 2-3 plays हैं which people can analyze and evaluate. तो I think specific themes जहाँ है, you have to look at least 2-3 companies in the space for you to have some kind of a play. नहीं तो it will be a single stock बिल्कुल play. तो केमिकल्स में आप सिलेक्टिव रहेंगे लेकिन?
सेलेक्टिव इसलिए रहेंगे क्योंकि अभी भी चाइना का प्रभाव बहुत ज़्यादा है इस स्पेस में, एंड क्योंकि लोकल कंजम्पशन चाइना में इतना सफ़र कर चुका है दैट द कैपेसिटीज आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट्स. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टन केमिकल्स जहाँ पर ड्यूटी प्रोटेक्शन है, जहाँ पर वी कुड बी बेनिफिशरीज, बट इन जनरल आई डोंट लाइक टू इन्वेस्ट जहाँ पर सिर्फ ड्यूटी प्रोटेक्शन के कारण कोई कंपनी प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि वो निकल भी सकता है. तो गवर्नमेंट का कभी भी इंटरवेंशन वहाँ पर आ सकता है इसकी वजह से. उस पर हाँ बिल्कुल. अच्छा, क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो लिस्टिंग हुई, क्या कुछ बबल के इंडिकेशंस हैं प्राइमरी मार्केट में, खास तौर से लिस्टिंग के बाद भी जिस तरीके से चला वो 2 दिन? प्राइमरी मार्केट में बबल बहुत समय से है, लेकिन हमको ये बबल इस लेंस या इस नज़रिए से देखना चाहिए कि क्या मास पार्टिसिपेशन हो रहा है उसमें. जैसे आई नो फ्रेंड ऑफ माइन जिसने बजाज में 25 करोड़ का एप्लीकेशन लगाया था और उसको 3000 शेयर मिला. तो यू कुड से 25 करोड़ लगाना बबल है, पर अगर मिला 3000 शेयर तो काहे का बबल हुआ. तो आई थिंक जो हम लोग बबल या मास पार्टिसिपेशन बोलते हैं, वी हैव टू सी दोस टू इन कॉन्टेक्स्ट. कि बबल तब होगा कि अगर सब लोग HDFC बैंक खरीदेंगे, इतना सारा पैसा आ जाएगा, इट गोज टू 4 times बुक, तब बबल हुआ था. जब ग्लोबली एवरी पोर्टफोलियो एट HDFC बैंक, दैट वाज अ बबल, वी डिडंट सी इट बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ द इंडेक्स. और उसके बाद 3, 5, 10 साल ऐसे चला कि इट अंडर परफॉर्म द निफ्टी. तो बबल्स आर लाइक दैट. तो प्राइमरी मार्केट में जैसे उस दिन एक इशू आया कि कोई दिल्ली की कंपनी है जिसमें 2 कोई शोरूम्स हैं, 8 लोग हैं, 6000 करोड़ कलेक्ट किया बट वापस भी किया ना, मतलब अल्टीमेटली रखा 20 करोड़. तो कौन सा बबल बन गया. तो मार्केट में एक्सेसेस रहेंगी, बट ऐसा नहीं है कि मास पार्टिसिपेशन भी हुआ हो, लोग फंस भी गए हो और पैसा भी ऐसा कुछ मेरे को बबल वैसा नज़र नहीं आता. लेकिन जो यूफोरिया है, इट टेल्स यू द फीलिंग कि ये रह गया है, वो जो हिंदी में, वो जो इंग्लिश में यू नो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट जो बोलते हैं, फोमो है. दैट फोमो फीलिंग है प्राइमरी मार्केट्स में. जो लोग ये पूरा करना चाह रहे हैं, वो जो अपनी जो मन की ख्वाहिश है कि हमारा मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो कहीं भी लगा दो पैसा, वो चल जाएगा. रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल था उस कंपनी, जो भी मतलब नाम भी मालूम नहीं है मुझे. मुझे मालूम है कि मैंने उस पर रील बनाई थी तो इसलिए. अच्छा, आपसे पॉसिबली आखिरी सवाल, हालांकि मैं स्टॉक स्पेसिफिक बहुत कम पूछता हूं आपसे, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने CNBC आवाज़ के व्यूअर्स को बहुत पैसा बनवा के दिया, टाटा मोटर्स. अब वो मर्जर हो गया, वो जो होना था वो ब्लॉक डील भी हो गई, वो फ्रैक्शनल शेयर होल्डर्स के लिए करेक्शन आ गई अब इसमें करीब 15 से 20% की. क्या वो थीसिस पूरा हो चुका है आपका या अभी भी इंटैक्ट है उसमें थीसिस? सी, टाटा मोटर्स में द थीम इनटू द नेक्स्ट 2-3 years इज reducing debt, zero debt and stability in the JLR business. लेकिन क्योंकि JLR business is a function of China, Europe much more, वो वेरिएबल बेसिक कंपनी को के पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है. सो आई थिंक जब तक ये सेपरेशन नहीं होगा कि पैसेंजर बिजनेस गेट सेपरेटेड, मे बी ओवरसीज में लिस्टिंग हो जाए, सो आई थिंक अभी टाटा मोटर्स में ओवरऑल एक इवेंट बेस्ड प्ले बनेगा कि एज, बिकॉज एक चीज़ पक्का है कि टाटा मैनेजमेंट वांट्स टू ड्राइव फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेस. दे आर विलिंग टू टेक ऑल द स्टेप्स. DVR was a good positive capital market oriented step, लेकिन बिजनेस ओरिएंटेड स्टेप एक तो बचे हैं. तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल में क्या लिस्टिंग हो सकता है JLR का, सो दैट वो एक सेपरेशन बन जाए और उसका प्रभाव ओवरऑल कंपनी में ना आए, या पैसेंजर व्हीकल की जो बात उन्होंने सेपरेशन की है अगर वो हो जाए तो इसमें वैसे ट्रिगर्स हैं. बट अदरवाइज जो रनअप हुआ है दैट इज़ इन लाइन विद महिंद्रा, लाइन विद मारुति एंड सम ऑफ द अदर ऑटो मेजर्स. चलिए जय कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, बात करने के लिए. और एक डिस्क्लेमर, कुछ स्टॉक्स पर हमने बात की है जैसे टाटा मोटर्स वगैरह, उसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इंटरेस्ट का अज्यूम कीजिएगा. बिल्कुल होगा. चलिए अब वीरू, मार्केट में क्या हुआ पिछले 10 मिनट में, एक बार जरा बताइए. बिल्कुल अनुज, थोड़ा रिट्रेसमेंट निफ्टी का हुआ करीब के 25,500 तक. हालांकि 25,500 स्क्रीन पे भी कायम है. निफ्टी IT सिंक हुआ, आई थिंक दैट्स द कल्प्रिट. ये है आज का गुनहगार. एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये रिट्रेस हुआ और निफ्टी IT का ये इंट्राडे कोलैप्स
निफ्टी पे थोड़ा भारी। मीनवेल अभी तक 25,500 स्क्रीन पे विजिबल है। सचिन, एक दो ट्रेड्स स्पॉट करते हैं। इनफैक्ट रुचित है हमारे साथ। रुचित, आज ऑटो में मूव है। लुक एट M&M 2848 डे हाई पर, और इनफैक्ट ये डे हाई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर का हाईएस्ट क्लस्टर। टाटा मोटर्स में काफ़ी मूव अच्छा था। आपका टेक इस वक्त M&M पर? तो वीरू जी, अगर कंपेयर करें दोनों में, तो आई थिंक M&M में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। जो रीसेंट कंसोलिडेशन या करेक्शन आया था उसमें उसके 100 दिन के मूविंग एवरेज ने एक अच्छा सपोर्ट बेस बना है, और वहां से ग्रेजुअल अपमूव हमें स्टॉक में दिख रहा है। 2860 ये इमीडिएट हर्डल है, जो 19 अगस्त का हाई था एग्जैक्ट एक महीने पहले, और उसके 19 अगस्त के बाद अब तक 2860 के लेवल्स क्रॉस नहीं किया। सो आई थिंक अगर हमें ये 2860 के ऊपर के ब्रेकआउट्स आ जाते स्टॉक में, तो 2980 तक के लेवल्स M&M में आते हुए दिख सकते हैं। M&M हालांकि सचिन जी की कॉल थी, मैंने सेकंड थॉट इस पे ले लिया। सचिन जी की जरा वो टारगेट प्लेट लेके आइएगा, और करीब 29-30 का टारगेट यहाँ पे रखा है। रुचित ने, माफ़ कीजिएगा, पहले सचिन जी की ट्रेड लेके आए। 29-30 का अगर आप देखें तो यहाँ पे टारगेट, और 48-48 पे ट्रेड करता हुआ, 28-48 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा सचिन, आपका निफ्टी पे सेंस क्या बन रहा है? एक वो इनिशियल ड्रॉप, उसके बाद 25,500 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करना, डिफेंसिव्स का एक आई थिंक ग्रिप लेना। लुक एट FMCG स्पेस, HUL, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, सब दिन के हाईस पे ट्रेड करते हुए। आपका टेक इस वक्त निफ्टी पर? वीरेंद्र जी, निफ्टी पे अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी शानदार है। इनफैक्ट अपने 5 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे जब तक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, आई थिंक तब तक एक टर्न अराउंड की गुंजाइश नहीं होगी। एंड ये एवरेज एक काफी अच्छे राइजिंग टेरिटरी में है। अभी भी यहाँ पर 25,405 के आसपास ये सपोर्ट प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये डिक्लाइंस अगर होते भी है तो मुझे लग रहा है वहां पर वापस एक बेहतरीन मौका होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो यही इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए 25,810 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए, एंड उसी लिहाज से एक बाय और डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पर कायम होगी। इंट्राडे के लिहाज से, इंट्राडे में मुझे लग रहा है 25,450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। वहां पर अगर एक डिप मिल जाती है तो वापस एक खरीदारी करने का मौका होगा। ऑन द हायर साइड ट्रेजेक्टरी एटलीस्ट फॉर द डे 25,680 तक अवेलेबल है। तो आई थिंक यहाँ पर बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति से प्रोसीड करें। नीचे मुझे लग रहा है 410 के आसपास आपको एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। चलिए, हम एक काम करते हैं। अब निफ्टी को करीब 25,518 इस लेवल पर छोड़ के जाते हैं। इस कैरेक्टर में फिलहाल इतना ही, बट मेरे ख्याल से यहाँ से जो निर्णायक भूमिका निभाएगा वो है निफ्टी बैंक। अभी 53,000 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर है, 325 अंक ऊपर है, और स्टॉक इंचार्ज जो इस वक्त है वो है HDFC बैंक। 1700 के कॉलाइटर्स के जोन के ऊपर मेरे ख्याल से स्टॉक ऑफ आई थिंक सेकेंड हाफ पॉसिबली HDFC बैंक पर नजर रहेगी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नीरज जी होंगे आपके साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर। आपके प्रश्नों के सभी उत्तर छोटे से ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अच्छा, इनफैक्ट नीरज जी जुड़ी गए। नीरज जी, एक उछाल तो मिला, 50 बेसिस पॉइंट कट का एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो था, बट एक बार फिर से लीडिंग इंडिकेटर इस वक्त हमारे लिए निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक बहुत नज़दीक अपने ऑल टाइम हाई के। या बिल्कुल, और कल भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, आज भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन। आज रहा था कि IT में उस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन मिड कैप पे पता नहीं क्यों इतनी निराशा। आज मिड कैप थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ है। बहरहाल चलिए, जो भी कुछ है उस पर चर्चा होगी, और साथ ही आपके सवालों के जवाब बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद।